हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बहुपद चल रहा था। बहुपद में प्रश्नावली 2.4 पे आ चुके हैं। अब बहुपद है यानी कि बहुपद है, बीजगणित वाला बहुपद। यहाँ पे जो मुख्य रूप से आपको सीखना है वो है गुणनखंड प्रमेय। अगर आपने गुणनखंड प्रमेय सीख लिया तो आपका ये जो प्रश्नावली है पूरा आराम से खत्म हो जाएगा। गुणनखंड प्रमेय सीखने से पहले जान लेते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। देखिए भैया, 3x² + 4x और -12 जैसे एक बहुपद दिखाई दे रहा है और हम कहते हैं x - 3 एक दूसरा बहुपद। अब हम कहें कि इससे ये भाग देने पे पूरी तरह से कट जाता है। भाग देने पर अगर ये गिनती पूरी तरीके से कट जाएगी तो हम कहेंगे इसका गुणनखंड है। अगर ये नहीं कटता है, शेषफल में कुछ बचा रहता है, तो कहते हैं गुणनखंड नहीं है। जैसे कि अगर हम x - 3 से भाग दे देते हैं इसको, देखते हैं कटेगा कि नहीं। ट्राई कर लेते हैं। ये 3x टाइम जाएगा तो 3x² आ जाएगा, इसमें -9x मिल जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। 9 4 13x -12 हो जा रहा है, ये जाएगा 13 बारी, 13x आ जाएगा, 13 39 और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7, यहाँ पे मिल जाएगा 4। ठीक है, बस इतना मिल गया। शेषफल हमको मिल गया 47। जब हमको शेषफल मिल गया इसका मतलब क्या है, ये वाला जो बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंड नहीं है। और अगर शेषफल 0 मिल जाता, कुछ नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि गुणनखंड है। तो जब आपने गुणनखंड सीख लिया है तो आप गुणनखंड प्रमेय भी सीख लीजिए। गुणनखंड प्रमेय से हम बड़े आसानी से बता सकेंगे कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। अब गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय जो पिछले प्रश्नावली में आपने पढ़ के रखा था उसी का मतलब सगा भाई है, बस थोड़ा सा सौतेला लगता है। अब इसमें आपको क्या करेंगे, जिससे आपको भाग देना है x - 3, उसका आप शून्य निकालिए। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आराम से। आपको ये +3 मिल गया ना, ये -3 दिखाई दे रहा, तो x बराबर क्या मिल गया, +3 जो मिल गया है आपका, ये क्या होगा, भाजक का शून्य हो गया। अब यही x बराबर जो +3 मिला है ये भाज्य में उठा के रख दीजिए। अपना px बराबर है कितना है, 3x² + 4x - 12। यहीं पे x बराबर 3 रख देंगे, तो ये 3 है, गुणते 3 की घाते 2 + 4 गुणते 3 -12 तो है ही। ये 3 × 9 = 27 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने घटाना गलत किया था, ये 27 की जगह 47 लिख दिया था। ये 4 × 12 रहेगा और ये हमें -12, 12 से 12 कट जाएगा, कितना बचेगा, 27। यहाँ पे जब 27 बचने लगा तब हमको याद आया कि यार यहाँ पे तो कुछ हमने गलत किया है। तो वही हमको याद आ रहा था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट क्या गलत कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल यहाँ पे जो 27 मिला है ये क्या है, आपका शेषफल है। जब शेषफल जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ है वो अगर 0 के बराबर होगा तब आप कहेंगे कि गुणनखंड है। और गुणनखंड प्रमेय दोनों स्थितियों में लग रहा है, गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है जैसे कि यहाँ पे, तो हम कह देंगे गुणनखंड नहीं है। उम्मीद है गुणनखंड प्रमेय समझ में आ गया होगा। बहुत आसान चीज़ है, प्रश्नावली पर चलेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, ये प्रश्न हमने लिया है प्रश्नावली 2.4 के पहले प्रश्न को। प्रश्न में क्या है देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गुणनखंड है। 3 ठो यहाँ पे लिखे हैं, चौथा वाला छोड़ दिया है, उसको बाद में देखते हैं। आपको यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय प्रयोग करना है, ना कि भाग देकर के बताना है। कुछ लोग कहेंगे सर जी हमको भाग देकर बताइए। आइए पहले मैं एक प्रश्न का भाग आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद गुणनखंड प्रमेय लगाएंगे। इसमें x + 1 से भाग देते हैं। x + 1 से भाग देंगे x पावर 3 + x² + x + 1 में। अब देखते हैं कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। कितने बार जाएगा, बहुत सही बताया आपने, x² बार जाएगा। यहाँ पे x³ आ जाएगा और यहाँ पे x² आ जाएगा। ये पूरा लुल हो गया, मतलब माइनस ये कट गया, क्या बचा, 0। यहाँ पे बचेगा x + 1, ये भी प्लस में वो भी प्लस में। कितनी बार जाएगा, +1 बार ही आएगा, x + 1 आ जाएगा। ये भी माइनस पूरा कट गया, 0 आ गया। तो ये क्या है, ये गुणनखंड है।
क्योंकि पूरी तरीके से कट चुका है, तो गुणनखंड है। अब गुणनखंड प्रमेय को लगाना है, देखते हैं कि कैसे काम करेगा गुणनखंड प्रमेय, अन्यथा हम तो भाग ही देते रह जाएंगे और हमारे साथी आगे निकल जाएंगे। पहले तो जान लेंगे कि सभी जो दिए गए हैं ये सब पी एक्स हैं, ये भी पी एक्स बराबर लिखना है, वो भी लिखना है, वो भी लिखना है, चौथा वाला भी लिखना है। ये जो हमको मिला है ये x + 1 बराबर 0 करेंगे और यहाँ से x बराबर -1 निकालेंगे, जो कि gx का शून्यक होगा। ठीक है, x बराबर -1 जो मिला है उड़ा के यहाँ पे रखना है। फिलहाल पी एक्स है, x³ + x² + x + 1, यहाँ पे -1 रख देते हैं, होल स्क्वायर, क्यूब है, और यहाँ पे -1 रख देते हैं, होल स्क्वायर, -1 और +1 हो गया। -1 की घात 3 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस, कुल मिला के विषम संख्या जब भी घात रहे तो माइनस में उत्तर मिलेगा, और जब सम संख्या रहे तो प्लस में उत्तर मिलेगा। और यहाँ पे ये तो माइनस में है ही, प्लस माइनस का गुणा -1 +1 है, ये +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, 0 हो गया। शेषफल हमको क्या मिल गया, शेषफल हमको 0 मिल गया। जब हमको शेषफल 0 मिल गया, हम कहेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए x + 1 पी एक्स का गुणनखंड है, x + 1 इसका गुणनखंड है, यानी कि x + 1 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। मुबारक हो, आपको उत्तर मिल गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, फ्रेम में भी है। मुझे कई बार डर लगा रहता है कि ये नीचे चला जाए और आपको दिखाई नहीं देते। कई बार ऐसे वीडियो में होता है कि नीचे चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। और अब ये वाले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे समझ में आया ना, ये एक बार आपको करना है, फिर इसको उतारना है, पी एक्स बराबर लिखना है, और यहाँ पे p -1 रखना हम भूल गए, ये लिखना है। ठीक है, बाकी ये तो काम हो गया। अगले वाले सवाल पे आते हैं। ये भी पी एक्स बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये भी पी एक्स बराबर ही लेना है। ये पी एक्स बराबर क्या है, x⁴ है, x⁴ है, सब लिख लिया। अब यहाँ पे क्या रखना है, x बराबर वही जो दिया गया है -1, ऐसे नहीं, p -1 ऐसे रखना है। ये -1 की पावर 4 हो गया, ये -1 की पावर 3 हो गया, ये -1 की पावर 2 हो गया, ये -1 हो गया, और ये +1 तो है ही। जब संख्या सम हो तो प्लस में आता है कि माइनस में, सही कहा, प्लस में 1 आएगा, तो +1 लिख लिया। जब विषम हो तो क्या होता है, -1 मतलब माइनस प्लस का गुणा -1 हो जाएगा। जब सम हो तो प्लस में मिलता है, ये +1 होगा, और ये -1 है ही, +1 हो गया। +-1 कट गया, +-1 कट गया, लेकिन ये वाला 1 बचा रहेगा जिसके आगे प्लस है, तो ये प्लस में 1 उत्तर मिल गया। अब आपका शेषफल क्या हो गया, शेषफल की अगर बात करेंगे आप, तो आपका 0 के बराबर तो नहीं आया है। जब 0 के बराबर नहीं आया तो आप कहेंगे अतः चूँकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, थोड़ा सा चूँकि का निशान बदल लिया, इसलिए अब यही चीज़ लिख लेंगे, x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है। बाकायदा बस वही लिखना है, और कुछ करना नहीं है, यही आपको ट्राई करना है। अब यहाँ पे p1 रखते हैं, हालांकि p -1 चल रहा है, x की घातें 4 दिखाई दे रहे हैं, तो -1 की घातें 4 हो जाएगी, 3 गुणते -1 की घातें 3 हो जाएगा, +3 गुणते -1 की घातें 2 हो जाएगा, प्लस -1 है, +1 तो है ही। यहाँ पे संख्या मतलब घात कितनी है, -1 की घात कितनी है, क्या है, सम है, तो क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, तो +3 गुणते ये -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 गुणते ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है ही, +1 हो गया, ये +1 रहेगा, 3 का नाम 3 -3 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे एक -1 ही है, और यहाँ पे +1 है, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये तो बचा ही रह गया। और आखिरकार फिर से आपका शेषफल जो है वो नहीं मिला है 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर होता तो हम कहते हैं शून्यक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, और चूँकि शेषफल 0 नहीं मिला है इसलिए गुणनखंड नहीं है। आसान रहे प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत आसान होते हैं, सब के सब बहुत आसान होते हैं। तो क्या करोगे भाई इस प्रश्न को हल करने के लिए, ये पी एक्स बराबर दिखाई दे रहा है, क्या लिखोगे, सबसे पहले तो पी एक्स बराबर हम छापेंगे, सबसे आसान तरीका। गणित में बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं भाई, गणित बहुत ज़्यादा आसान है, इतनी आसान जितना आसान आप समझ भी नहीं सकते उतना आसान है। ठीक है,
जब मुश्किल हो रही हो तो ध्यान से समझो बात को। ये तो हम कर ही चुके थे, ये हमने सवाल देखे, सवाल के बाद पी एक्स उतार लिया। पी एक्स उतारने के बाद हमने कहा था कि ये पी एक्स बराबर है, पी एक्स बराबर उतार लिया। एक्स बराबर कितना रखना है, -1, जो मिला है वही रखना है। एक्स के जहाँ पे जितनी जगह एक्स दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे क्या रखना है, -1, तो माइनस पी -1 हो गया। यहाँ पे -1 की घातें 3 हो जाएगी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे घातें 2 थी, ये घातें 2 थी, तो माइनस ये वाली घातें -1 की घातें 2 हो जाएगी। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 2 + √2 दिखाई दे रहा है, एक्स की जगह पे -1 रख दिया, प्लस √2 दिखाई दे रहा है। इतना समझ में आ गया। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे -1 रख दिया। अब -1 की घातें 3 है, जब भी विषम संख्या हो तो यहाँ पे -1 प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होता है देख लो। -1 की घातें 3 का मतलब होता है -1 गुणते -1 गुणते -1, और इन दोनों को गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 एकन्ना में 1, और गुणते वहाँ पे -1 है। 1 एकन्ना में 1 ही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो इसी वजह से अगर विषम बार घात विषम हो तो आपको माइनस में मिलेगा, और सम हो तो प्लस में मिलेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है, बहुत हल्की छोटी सी चीज़ है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 की घातें सम संख्या है 2 है, तो +1 मिलेगा। यहाँ पे +1 मिलेगा, लेकिन ये वाला माइनस तो कहीं नहीं जाएगा, वो -1 रहेगा, यहाँ पे +1 आपको भले मिला है। ये -1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस और इस माइनस को गुणा करके प्लस कर दीजिए, और ये 1 से गुणा करने पे ये चीज़ें नहीं चेंज होगी, वो ऐसे छाप लीजिए, हो गया। और ये प्लस √2 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे -1 है, ये प्लस माइनस का -1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 दिखाई दे रहा है, प्लस √2 दिखाई दे रहा है, पर √2 दिखाई दे रहा है। तो ये 1 जोड़ करके -2 हो जाएंगे, और ये +2 दिखाई दे रहा है, और प्लस √2 प्लस √2, इससे ये 2 कट गया। लेकिन ये √2 जो बचे हैं ये तो कहीं नहीं जाएंगे। अगर एक ही प्लस में एक ही माइनस में होता तब तो ख़त्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 2 हो गया। हमारा जो शेषफल होना चाहिए था वो क्या है, फिर से 0 के बराबर नहीं हुआ है। जबकि ये 0 के बराबर नहीं हुआ है तो इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। अगला दूसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि प्रत्येक स्थिति में बताइए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। ज्ञात करना है। px ये दिया गया, gx ये दिया गया है। gx का शून्य, हर बार आपको gx यहाँ पे बदला जाएगा। अभी तक तो gx अलग अलग नहीं था, एक था। यहाँ पे gx का शून्य ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। gx का शून्य का आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से x बराबर आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा -1, यही आपका शून्य है। x + 1 बराबर 0 करेंगे, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा -1, यहीं पे रख देंगे। px तो है 1, वहाँ पे रख देते हैं, 2 दिखाई दे रहा है, गुणते -1 की घातें 3 हो जाएगा, प्लस -1 की घातें 2 हो जाएगा, माइनस है 2 गुणते -1 दिखाई दे रहा है, और -1 तो है ही, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे +1 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, -+2 हो जाएगा, और वो -1 है, 2 का नम 2, यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -1 है। ये -2 +2 के साथ कट जाएगा, +1 -1 से कट जाएगा, आखिरकार क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, 0 बच गया है। जब 0 बच जाएगा तो आपका क्या है, ये शून्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, इसलिए gx px का शून्यक है, ठीक है। इसलिए gx px का शून्यक है, ऐसा आपको कह देना है, लिख देना है। हवाओं का रुख बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 1 सेकंड में चीज़ें बदल जाती हैं। अभी आपको सवाल नहीं आ रही मान लेते हैं, थोड़ी देर बाद ये सवाल बड़ी आसानी से आने लगेंगे। सवाल देखिए दूसरा वाला, यहाँ पे दूसरे का दूसरा, px बराबर ये दिखाई दे रहा है, gx बराबर ये दिखाई दे रहा है। हमसे पूछना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। कैसे बताएंगे, इसका शून्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, gx का शून्य निकालेंगे। और ये शून्य कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से निकाला जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। भाई
x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0 हो रहा है, x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यही तो शून्य निकला, यही तो शून्य निकला। बस इतना शून्य निकालने की बात कर रहे थे तो निकल गया। जब इतना निकल गया तो आप क्या करेंगे, जो हमारा बहुपद है वहाँ पे x की जो वैल्यू -2 मिली है वो रख देंगे। ये देखिए ये चल क्यों नहीं रही, तो स्याही भरने के बाद ये हाल है। -2 रख देंगे तो यहाँ पे -2 की घाते 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुणते -2 की घाते 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणते -2 हो जाएगा, और प्लस 1 तो है ही, ठीक है, प्लस 1 तो है ही। अब हल करते हैं, क्या होगा, -2 की घाते 3, तो पहले बात तो माइनस रहेगा क्योंकि घाते विषम है, ठीक है। और 2 दुनिया 4 दुनिया 8, उत्तर क्या प्राप्त होगा, 2 की घाते 3 बराबर 8, ये माइनस में हो गया, प्लस 3 गुणते -2 की घाते अगर सम संख्या है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 की घाते 2 दुनिया 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दुनिया 6 कर लेते हैं, प्लस 1 कर लेते हैं। यहाँ पे -8 है, 4 3 12 है, -6 है, प्लस 1 है। ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों वो दोनों जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस में 8 6 14 -14 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 1 13, यहाँ पे प्लस 13 हो जाएगा। घटाने पे -1 मिल गया, घटाने पे -1 मिल गया। शेषफल जो मिलना चाहिए था वो फिर से 0 के बराबर नहीं मिला। जब 0 के बराबर नहीं मिला है, अच्छा इसमें तो मिला था, इसमें नहीं मिला है, जब नहीं मिला है तो क्या इसका गुणनखंड होगा, तो आप कहेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, ऐसा आप कह देंगे और आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। तो अगले सवाल क्या है भाई, दूसरे का तीसरा प्रश्न हमसे पूछता है कि px का गुणनखंड gx है अथवा नहीं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले gx का शून्यक, और वो शून्यक हमको प्राप्त होगा x बराबर -3, उधर जाने के बाद +3 हो जाएगा। तो हमको किसके रूप में प्राप्त होगा, +3 के रूप में प्राप्त होगा। x बराबर +3 जो होगा वो अपना शून्यक होगा, और इसी शून्यक का मान रखो px में, x की जगह पे +3, यहाँ पे -3 नहीं है, इसमें रखो। ये क्या है, x की घाते 3, तो 3 की घाते 3 -4 गुणते x की घाते 2, तो 3 की घाते 2 प्लस x मतलब 3, x की जगह पे क्या 3 प्लस 6 लिख लिया, प्लस 6 लिख लिया। और अब चीज़ों को बढ़ाते हैं, क्या होगा, 3 3 9 3 27 27 -2, ये 4 गुणते 3 की घाते 2, 3 3 9 प्लस 3 प्लस 6, ये 3 है और वो 6 है। यहाँ पे 27 आएगा, -9 चौक 36 प्लस 6 3 9 कर लेते हैं, 27 और 9 जोड़ लेते हैं, 9 क्योंकि ये 36, देखिए 27 और 36 माइनस में 9 और 27 जोड़ देते हैं, 9 7 16 6 से लगे 3 मतलब 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 36 है, 36 में 36 गया 0, शून्यक। शेषफल याद ना कितना मिल गया, यहाँ पे ये 36 है, 27 9 36, 36 में 36 घटाने पर 0, शेषफल हमको क्या मिल गया, शेषफल हमें मिल गया 0। जब हमें शेषफल मिल गया 0 तो हम कहेंगे अतः gx px का गुणनखंड है, ऐसा आप कह देंगे। बस इतना सा इस प्रश्न में रहा। सो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 3 पर, और देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। अर्थात x - 1 जो भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे सभी में एक गुणनखंड है। गुणनखंड होने की स्थिति में जैसा कि यहाँ पे एक राशि दिखाई दे रही है k, ये जो अज्ञात राशि इसी का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये गुणनखंड है तो हमें गुणनखंड प्रमेय लगाना होगा। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, ये जो हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये अगर गुणनखंड है तो इससे भाग देने पर शेषफल 0 होगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है।
अगर हम इससे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सबसे पहले बात तो इसका शून्य निकाल लेते हैं, जो कि आपको मिल जाता है +1, ठीक है, +1 मिल जाता है। जब +1 मिल गया तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे जो 1 मिली है हर एक प्रश्न में आपको रख देना है बारी बारी से। और रखने के बाद जो होगा, चूंकि ये इसका गुणनखंड है, ये बहुपद का गुणनखंड है, तो इसका जो शून्य प्राप्त होगा वो इस पूरे बहुपद को भी 0 कर देगा। यानी अगर हम यहाँ पे P1 रखते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा हर हालत में, ठीक है, 0 प्राप्त होगा। अर्थात जहाँ पे ये पूरा Px है इसमें 1 रख देते हैं और इसको 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे 1 रखा, घाते 2, +1 किया और +k कर दिया है, बराबर 0 कर दिया है। यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, ये k है तो k की वैल्यू तो निकालनी है। 1 की घाते 2 बराबर 1, प्लस यहाँ पे 1 प्लस k बराबर 0 हो रहा है। 1 1 जोड़ने पर 2 हो जाएगा, उधर भेज देंगे तो हमें -2 मिल जाएगा। और ये हो जाएगी k की वो वैल्यू जो जिसके लिए भाई ये जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो अगले प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपने शून्य निकाल लिया है, अब इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर बारी हम नहीं लिखेंगे कि x बराबर 1 मिला है, वो जो मिला है एक बार मिल गया। अब ये पूरा px है, अगर हम यहाँ पे P1 रखते हैं तो हमें ये पूरा क्या होगा, 0 के बराबर मिल जाएगी। ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर जाएगी क्योंकि गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखना शुरू करते हैं। पूरा ये बहुपद दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, पहले 2 रखिए, गुणते x की घाते 2, 1 की घाते 2 प्लस k गुणते 1 प्लस √2 हो गया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। 1 की घाते 2 बराबर 1 होता है, 2 × 2, यहाँ पे 2 मिल गया, प्लस k × k और प्लस यहाँ पे √2 बराबर 0। k बराबर आपको निकालना है, इन दोनों को उधर भेज दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, -2 माइनस √2, क्योंकि ये दोनों लोग ही माइनस में रहेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात ये कि ये दोनों जुड़ेंगे ना ही घटेंगे, ये जैसे दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही रहेंगे। और ज़्यादा बेहतर कुछ करना चाहें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और बस कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। यहाँ पे 3 नहीं 2 ही रहेगा और ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बस इतना सा इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि की वैल्यू जो निकालनी थी वो निकल गई है। अब अगर इस प्रश्न में देखें जो 3 और 4 हैं, इसमें कैसे करेंगे। px का गुणनखंड ये है भाई। यहाँ पे प्रश्न में और अच्छे से लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि x - 1 px का गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तब क्या बन जाएगा, तब यहाँ पे जो x की वैल्यू मिली है तब P1 बराबर हो जाएगा 0। अब जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ हम x बराबर 1 रख देंगे। तो k की जगह कुछ नहीं रखना है, गुणते 1 की घाते 2 माइनस √2 गुणते 1 प्लस 1 बराबर 0 हो गया है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 से k में गुणा करके मतलब k ही मिलेगा और यहाँ पे इन दोनों का गुणा √2 ही रहेगा और ये +1 है वैसा ही रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। कुछ एक स्थितियों में आप गलती से 1 और 1 जोड़ करके 2 कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आप भूल सकते हैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बॉडमास का रूल लगता है। बॉडमास का रूल 6, 7, 8 में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, हालांकि वो 5 से ही काम करना शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन पहले करना होता है और एडिशन बाद में करना होता है। तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद जोड़ा जाएगा। तो इन दोनों को गुणा, किसी भी गिनती में 1 से गुणा करने पर वही गिनती प्राप्त होती है। तो √2 1 √2 मिल गया, +1 दिखाई दे रहा है, वो तो है ही। अब क्या करेंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे, k को यहीं रहने देंगे। ये उधर जाने के बाद √2 जो होगा वो प्लस में हो जाएगा और ये जो +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। यही k की वैल्यू होगी। वही हूबहू काम यहाँ पे करना है चौथे प्रश्न में। तो आपको पता चलेगा कि P1 की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर। अब यहाँ पे k दिखाई दे रहा है, ठीक है, और x² दिखाई दे रहा है, तो 1 के स्क्वायर हो गया माइनस 3 गुणते 1 प्लस k बराबर 0 है। यहाँ पे k और 1 स्क्वायर का गुणा k रहेगा, यहाँ पे 3 का नाम 3 प्लस k बराबर 0। 3 को उधर भेज दो और इस k को जोड़ दो, k और k जोड़ने पर 2k हो जाएगा और 3 उधर जाने के बाद +3 हो जाएगा।
और के बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 3/2 मिल जाएगा। ये कुल मिला के आंसर हो गया। चौथा प्रश्न देखेंगे जहाँ पे हमें गुणनखंड करने के लिए कहा गया है। गुणनखंड अर्थात दो चरों वाला रैखिक नहीं सो दोस्तों चौथा प्रश्न आइए देखते हैं। चौथे प्रश्न में हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। गुणनखंड बहुत आसान काम है। 6-7 8वें सवाल में आपका 6 या 7वें या 8वें सवाल कक्षा में आपका शुरू हो जाता है और बहुत अच्छे से इनका तो पढ़ा ही दिया जाता है अपने। अगर वहाँ पे अच्छे से किया तो ये तो बहुत बेहतरीन काम, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम घाते घटते क्रम में होनी चाहिए। घाते 2, घाते 1, घाते 0 है। अगला काम किनारे किनारे गिनतियों को गुणा 12 करना 12, गुणा करने पे 12 मिल जाए, जोड़ने पर -7 मिल जाए। ठीक है, जोड़ने या फिर घटाने पर 7 मिल जाए, ये हमें ध्यान देना है। तो ये निकालना बहुत आसान काम हो जाता है फैक्टराइजेशन द्वारा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 मिल जाएगा, 3 से काट देंगे 1, इनका मिल गया। अगर 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटा देंगे 7 नहीं मिलेगा, और 2 दूनी 4, 4 3 7, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 7। अगर 4 और 3 को जोड़ देते हैं तो 7 मिल जाता है। तो बेहतरीन काम हो गया, ये काम खत्म हो चुका है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले घाते घटते क्रम में देख रहे हैं, फिर किनारे किनारे गिनतियों को गुणा करने पे जो मिल गया है 12, वही हमको क्या करना है कि गुणा करने पे वही गिनती वापस से मिलनी चाहिए। मतलब गुणा करने पे 12 मिल जाए और जोड़ने पर 7 मिल जाए, ऐसी 2 गिनतियाँ बतानी है। तो हमको क्या मिल गया, 4 और 3 मिल गया। 4 3 12 होता है, 4 3 7 होता है, मिल गया है। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद अब आगे का काम तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे 12x² आगे वाला तो ऐसे उतार दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे माइनस ऐसे उतार लीजिए, 4x और 3x लिख लीजिए, और +1 जैसा पीछे है वैसे उतार लीजिए। अब यहाँ पे या तो माइनस रखना है या तो प्लस रखना है। ये वाला माइनस ऐसे उतार लिया, 7x को 4x 3x बना दिया, एक को यहाँ पे लिख दिया। या तो यहाँ पे माइनस रहेगा या तो यहाँ पे प्लस रहेगा। पहले माइनस लगाते हैं। -3x -4x दोनों जोड़ के -7x होंगे। जी हाँ, बिल्कुल होंगे, दोनों ऋणात्मक हैं। अगर ये -7 ना हो पाता तो हम इसको प्लस बना देते और बात बदल जाती। अगले प्रश्न में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिलहाल अभी हम इस प्रश्न में देख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस रखने से काम हो चुका है, तो माइनस रखकर ही काम चलाएंगे, आगे बात को बढ़ाएंगे। फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ पे आगे वाले दोनों हिस्सों में क्या दिखाई दे रहा है भैया, 12 है 4 है, 12 4 से दोनों गिनती कर सकते हैं। 4 3 12, 4 1 4 और x कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे 4x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 4 3 12 3x बचेगा और यहाँ पे माइनस बचेगा। 4x निकालने पे 1 बच गया। यहाँ पे जब आगे माइनस दिखाई दे रहा है तो -1 कॉमन लीजिए और ये 3x प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा। इतना कुछ हो गया। और आगे वाला हिस्सा, ये दोनों चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं वो हैं बराबर। और आगे देखेंगे तो 3x प्लस -1 3x -1 कॉमन हो रहा है, तो 3x -1 यहाँ पे निकाल लिया हमने। 4x -1 दिखाई दे रहा है जो कि बच रहा है। ये फैक्टराइजेशन करना था जो हो चुका है काम। अगले वाले प्रश्न में देखेंगे, जो अभी तक नहीं समझ में आया होगा अब समझ में आ जाएगा। घाते घटते क्रम में देखेंगे, 2 की घाते 2, 2 की घाते 1, 2 की घाते मतलब x की घाते 0, सॉरी गलती हो गई, x की घाते 2, x की घाते 1, x की घाते 0। घाते घटते क्रम में किनारे किनारे गिनतियों को गुणा कराओ, 3 दूनी 6। ऐसी 2 गिनतियाँ लेनी है जिनका गुणा करने पे 6 मिल जाए और जोड़ने पे कितना मिल जाए, बीच वाली गिनती 7 मिल जाए। गुणा करने पे 6 मिल जाए, जोड़ने पे 7 मिल जाए। तो कौन सी गिनतियाँ होंगी, 6 + 1, 6 1 7, 6 1 9 6, 6 1 7, 6 1 9 6। बड़े आराम से मिल जाती है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2x² लिखा हमने, प्लस आगे लगा दिया। 7 को हमको क्या लिखना है, 6x और 1x लिखना है। हालांकि यहाँ पे प्लस नहीं रखते हैं अभी, और ये +3 पीछे वाला लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस के चिन्ह लगाया तो 6 में से 1 घटा 5 मिल जाएगा, जो कि 7 के बराबर नहीं हो रहा है, तो चिन्ह बदल दो। अब ये प्लस करने पे क्या हो जाएगा, 6x और 1x जोड़ करके 7x हो जाएंगे, जो कि ऊपर वाले के बराबर हो रहा है। यानी हमारा जो बीच वाला पद 2 भागों में तोड़ना था वो काम हो चुका है। बात को आगे बढ़ाएंगे। इसमें से 2x कॉमन हो रहा है, तो x आगे बच जाएगा, +3 पीछे बच जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, x + 3 x बराबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से +1 कॉमन ले लिया हमने। अब x + 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 2x प्लस ये दिखाई दे रहा है, 2x + 1। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका है।
और अब तीसरे प्रश्न की बात करें तो 6x² प्लस 5x माइनस 6 दिखाई दे रहा है। बहुत सरल सा काम जो अभी तक आपने सीखा है, इसके लिए वही आप देखेंगे यहाँ पे भी, और वही काम आता है। 6 और 6 का गुणा 36, गुणा करने पर 36 मिल जाए, जोड़ने पर 5 मिल जाए, ऐसी दो गिनतियाँ बताइए। 6 6 36, ठीक है, इनको गुणा करके कहीं लिखना नहीं है, लेकिन 6 6 36 ये रफ आइडिया है, ठीक है, ये रफ आपको करना ही पड़ेगा। 6 6 36, गुणा करने पर 36 मिल रहा है, जोड़ने पर 5 मिल जाए, ऐसे दो गिनती आपको बतानी है। तो उसको याद करने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, 18 मिल गया, 2 से काटेंगे 2 9 18। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, 2 दूनी 4 हो रहा है और 9 हो रहा है, 9 चौक 36 होता है, 9 में से 4 घटाने पर 5 मिलता है, 9 चौक 36, 9 में से 4 घटाने पर 5, काम बन गया, ठीक है, काम बन गया। ऐसे ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे 6x² जैसा है वैसे उतार लीजिए, ये प्लस उतार लीजिए, 5x की जगह पे 9 और 4 को लेना है, तो यानी कि 9x पहले लीजिए, फिर 4x पहले बाद लीजिए, ये -6 दिखाई दे रहा है वैसे उतार लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप माइनस बनाते हैं तो 9 में से 4 घटाने पर 5 मिलता है, 9x प्लस में है, 4x माइनस में, 9x में से 4x घटाने पर 5x मिलता है, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर ऐसा ना हो पाता तो हम इस माइनस को प्लस बना देते, जैसे कि यहाँ पे बताया था हमने। अब यहाँ पे बहुत आसान काम रह चुका है, यहाँ पे 3 से ये करता है, 3 से ये करता है, x कॉमन हो जाएगा तो 3x कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2x बचेगा, प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 से भाग दिया तो 3 3 9, 3 बचेगा, x तो कॉमन ले ही चुके हैं। आगे वाले दोनों में जाएंगे, दोनों के पास माइनस दिखाई देगा तो माइनस कॉमन लीजिए, 4x 6 है, तो यहाँ पे दोनों गिनती 2 से काटे हैं तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 से भाग देने पर 2 दूनी 4, 2x, और यहाँ पे 2 3 6 होता है, प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ले चुके हैं तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। अब 2x प्लस 3 दोनों तरफ कॉमन हो रहा है, ये वाला हिस्सा बराबर दिखाई दे रहा है। अगर आपने यहाँ पे मानने में कॉमन लेने में गलती की है तो ये चिन्ह बदले बदले से नजर आएंगे, ये दोनों मिलेंगे नहीं, और अगर ये दोनों मिल नहीं रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। 3x - 2, बात हो गई खत्म। आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड जो करना था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आएंगे, चौथी सवाल देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, 4 तिहाई 12, गुणा करने पर 12 मिल जाए, और जोड़ने पे कितना मिल जाए, बीच वाली गिनती 1, जोड़ने पे कितना मिल जाए 1। और बहुत सिंपल से 4 और 3 ही ले लीजिए ना, 4 में से 3 घटाने पर 1 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, ये पहले से दिया गया है, साधारण सी बात है। तो 3x² किया, माइनस लगाया, यहाँ पे 4x रखना है और ये 3x रखना है, और ये माइनस दिखाई दे रहा है और ये 4 दिखाई दे रहा है, वैसे उतार लिया, ठीक है। x की जगह पे 4x 3x लिखा है। अब आपको समझना है यहाँ पे माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा। अगर आप यहाँ पे माइनस लगाते हैं तो दोनों लोग माइनस में दिखाई दे रहा है, -4 -3 जोड़ करके -4 3 7 हो जाएगा। चूँकि ऊपर 7 नहीं है तो चिन्ह को बदल दीजिए, चिन्ह को बदलते ही क्या हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। 4 और 3 जो प्लस माइनस में घट जाएंगे, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो 1 x आ रहा है। अब यहाँ पे काम तो कम बन चुका है, आगे वाले में देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, केवल x कॉमन हो रहा है, 3x - 4 बच रहा है। इन दोनों में देखिए आगे प्लस दिखाई दे रहा है तो प्लस 1 ही कॉमन ले लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3x - 1 - 4 जो है बच रहा है वो है, और 3x - 4 3x - 4 पूरी तरीके से निकाल लिया हमने, और x + 1 दिखाई दे रहा है वो रहेगा। ये फैक्टराइजेशन जो करना था वो हो गया है। और शून्य की बात कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने पिछले प्रश्नावली में देखा था कि x + 1 का शून्य ज्ञात कीजिए, एक बहुपद है तो इसको आपने 0 के बराबर किया था और x बराबर -1 मिल गया था, ये इसका शून्य था। ऐसे ही अगर इनका जो इनका हमने गुणनखंड किया है इनका भी शून्य निकालने को आपसे कहा जाए, जब आपको इनका शून्य निकालने को कहा जाए तो ये पूरा हिस्सा जब फैक्टराइजेशन करने के बाद, फैक्टर करने के बाद ये जो एक हिस्सा बचता है इसको 3x - 1 बराबर 0 कर दीजिए, 3x बराबर आपको 1 मिल जाएगा प्लस में, और x बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा। ये जो मिला है ये हो जाएगा इसका शून्य, और इसके जरिए जब आप करेंगे तब पर भी एक और शून्य मिलेगा। चूँकि द्विघात बहुपद है इसलिए 2 शून्य हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 शून्य मिल गए। तो आई थिंक ये बात समाप्त हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके, तो 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है,
गुणनखंड नहीं करना है, लेकिन त्रिघात बहुपद दिया गया है, घात 3 वाला बहुपद। तो आइए चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि कैसे इस प्रश्न को करना है। सबसे पहला बात, यहाँ पे जैसा आपने बीच वाला हिस्सा दो भागों में तोड़ करके करने की कोशिश की थी द्विघात बहुपद में, तो वो आपको यहाँ पे काम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो हालांकि काम में आएगा लेकिन शुरुआती दौर में कुछ नहीं काम करेगा। तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इसके शून्य क्या हो सकते हैं, इसके शून्य क्या हो सकते हैं, एक्स के अलग अलग वैल्यू रखनी है ताकि आपको पता चल सके कि इसके शून्य क्या हो सकते हैं। देखिए x बराबर आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी होंगी। आपको अचर पद देखना होगा, सबसे पीछे जो गिनती दिखाई दे रही है वो। अब वो जो 2 दिखाई दे रहा है वो किससे किससे कट सकता है, 2 कटता है किससे, 1 से और 2 से कट सकता है। ठीक है, 2 किससे कट सकता है, 1 और 2 से कट सकता है। तो जो प्लस माइनस 1 है और ये प्लस माइनस 2 है, ये क्या है, ये इसके शून्य हो सकते हैं। आपको x बराबर 3 रखने की, 4 रखने की, 5 रखने की, 6 रखने की ज़रूरत नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे 19x² प्लस 5x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 18 दिया गया है। अब बात ये आती है कि हमने कहा कि इसके x की अलग अलग वैल्यू रख करके हमको चेक करना है कि कौन इसका शून्यक है। जो शून्यक प्राप्त होगा उसके हिसाब से हम गुणनखंड बनाएंगे और उसके बाद भाग देंगे। और x की जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी रखनी है, अचर पद को देखना है, वो जिनसे कर सकता है वो इसके शून्यक हो सकते हैं, वो भी प्लस माइनस वाले। जैसे कि 18 है, अब 18 इसमें लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस 1 से कट सकता है। संभावना जताई जाती है, यहाँ पे हमको संभावना ही तो देखनी होती है कि किससे ये कट सकता है, क्योंकि हमको बारी बारी से देखना होता है। और प्लस माइनस 2 से भी कट सकता है, प्लस माइनस 2 यानी कि प्लस 1 या फिर प्लस माइनस 1 प्लस 2 या फिर माइनस 2, इनसे कट सकता है। अब 18 3 से कटता है तो प्लस माइनस 3 से भी कट सकता है, और प्लस माइनस 4 से कटता नहीं 18, तो 4 से हमको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और प्लस माइनस 5 जो बनता है, 5 से भी हमको इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही? बात कुछ यूँ है कि हमको x की अलग अलग वैल्यूज़ रख के यहाँ पे चेक करना है, जिस पर ये 0 हो जाएगा वही इसका गुणनखंड होगा, जो कि आपका गुणनखंड प्रमेय दर्शाता है। और हमको किसको नहीं चेक करना है, जो जिनसे ये गिनती ना कटे। ठीक है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 से तो कट जाएगा, लेकिन 7 8 और ये जो 9 से कटेगा। तो ये जो गिनतियाँ हैं इनको प्लस माइनस वाली चीज़ों से नहीं कटने वाला है। तो इतना सब कुछ समझ में आने के बाद, हालांकि कंफ्यूज ही हुए होंगे और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आपको क्या करना है कि हमने बहुपद देख लिया, बहुपद देखने के बाद हमने शून्यक का अंदाज़ा लगा दिया कि क्या हो सकता है। अचर पद देखा 2, हम लिखते हैं अचर पद। अचर पद दिखाई दे रहा है 2, तो 2 किससे कटता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। x की वैल्यू आपको प्लस माइनस 1 मिल सकती है या फिर प्लस माइनस 2 हो सकती है, इससे ज़्यादा आप कुछ रखेंगे नहीं। अब x बराबर हम प्लस 1 रख करके चेक करने पर, ठीक है, चेक करते हैं। x बराबर प्लस 1 रखने पर, ठीक है, तो रफ काम करना है, जिस पे शून्य हो जाएगा वही वालों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है, बाकी सब रफ काम में हो जाएगा। जैसे कि हम वो प्लस 1 रख के देख रहे हैं, क्या इसको 0 बना पाएगा कि नहीं 0 बना पाएगा। हालांकि यहाँ पे px लिखना चाहिए था, तो चलिए एक बार p+1 देख लेते हैं। यहाँ पे x की घाते 3 है तो 1 की घाते 3 हो जाएगा, -2 गुणते 1 की घाते 2, -1 प्लस 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे 2 का नाम 2 अकेले मिलेगा, -2 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया, ये +2 -2 कट गया, +2 +1 -1 कट गया, बराबर 0 आ गया। x बराबर +1 रखने पर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अतः x बराबर +1 शून्यक है। किसका शून्यक है, px का शून्यक है। तब यहाँ से +1 -1 को इधर लाएंगे तो हमको मिल जाएगा x + 1 px का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, समझ में आई बात, गुणनखंड है x + 1 px का
गुणनखंड है। मान लीजिए x + 1 रखने पर 0 नहीं आता तो -1 रख करके हम चेक करते हैं। फिर अगर x भी नहीं -1 पे भी नहीं आता तो +2 रखते हैं, फिर -2 रख करके चेक करते हैं। और ये सारा काम रफ में करते हैं और जिस पे ये सही हो जाता है उसको यहाँ पे दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ हो जाने के बाद जबकि ये उसका गुणनखंड है तो हमको भाग देना है, भाग देना होगा, x + 1 से बहुपद में भाग देना होगा। तो हम यहाँ पे x + 1 से भाग देते हैं x⁻³ - 2x² - x + 2 को, और भाग देकर देखते हैं कितनी बारी जाएगा। हालांकि ये पूरा कट ही जाएगा, लेकिन कैसे कटेगा वो भी चेक करना है। x² बारी जा रहा है तो x³ आ रहा है, प्लस यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट गया, -3x²। और ये -x उतार लिया, +2 उतार लिया, कितनी बार जाएगा? -3 बार, 3x बार जाएगा। -3x का जब x में गुणा करेंगे तो -3x² आ जाएगा, -3x का जब 1 में करेंगे तो -3x आ जाएगा। ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये कट जाएगी, यहाँ पे घट जाएगा। 3x में 1x गया, 2x बचा, और ये +2 दिखाई दे रहा है। 3x में 1x गया, 2x बचा, +2 दिखाई दे रहा है। ये +2 बारी जा रहा है, 2x का 2x हो गया, प्लस 2 का 2 हो गया, माइनस माइनस कट गया लड्डू। अब यहाँ पे तो ये खे हो गया, ये जो बचा हुआ है इसका क्या करना है? इसका क्या करना है और हम करें कहाँ पे? महत्वपूर्ण तो ये है, x² - 3x + 2 का गुणनखंड करना होगा ताकि हम 2 शून्य का और निकाल सकें, मतलब गुणनखंड कर सकें। तो x² - 3x दिखाई दे रहा है, गुणा करने पर क्या दिखाई दे रहा है? गुणा करने पर 2 मिल जाए, जोड़ने पर 3 मिल जाए। ऐसी दो गिनतियां हैं, 2 और 1, 2 का नाम 2, 2 1 3। तो यहाँ पे x² उतार लिया, माइनस उतार लिया, 2x उतार लिया और 1x उतार लिया, +2 उतार लिया। यहाँ पे माइनस रखते हैं, माइनस रखने पे क्या हो जाएगा? 2x 1x जोड़ करके 3x हो जाएंगे। काम हो रहा है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से आगे माइनस दिखाई दे रहा था, -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। x - 2 पूरा निकल आया और x - 1 यहाँ पे निकल आया। अगर उसके फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो px बराबर आपको क्या मिल जाएगा? एक तो ये मिल गया x + 1, दूसर का ये मिल गया x - 2, तीसर का ये मिल गया x - 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत यहाँ से करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, पहुँच जाना है। तो अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि हमने क्या समझाया था पिछले सवाल में, तो इस सवाल को समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमने समझाया था। हाँ, तो अचर पद देखते हैं, कितना है? 5 है। जब ये 5 है तो x बराबर आपको क्या लेना है? 1 से तो 5 कटता है, ±1 ले सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 4 से, 5 जो होता है 2 3 4 से नहीं कटता है, तो आपको यहाँ पे ±5 लेना होगा। इन्हीं में से कोई एक होगा जो इसका शून्यक होगा, जिससे हमें गुणनखंड प्राप्त होगा। अब x बराबर 1 + 1 रखने पर अब यहाँ पे देखेंगे, ये तो ना px है ही, तो p1 निकालते हैं। 1 की घाते 3 -3 गुणते 1 की घाते 2 -9 गुणते 1 -5, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, मतलब माइनस ही रहेगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 9 का नाम 9 और -5। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किसी भी स्थिति में 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि 9 5 14 3 17, 17 में से 1 घटाने पे आपको क्या मिल जाएगा? 16, -16 मिल जाएगा, 0 नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? -1 रख कर चेक करना है। आपको ये सवाल पूरी तरीके से हटा देनी, ये रफ में कर लेना है। जिस पे हो जाएगा वही, जिस पे आपका 0 आ जाएगा वही को यहाँ पे शो करना है। तो इसको हम मिटाते हैं और अब की बार -1 रख करके चेक करेंगे। p-1 पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं? -1 की घाते 3 हो गया, -3 गुणते -1 की घाते 2 हो गया है, -9 गुणते यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये -5 था वो पहले से रहेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे
प्लस 1 मिल जाएगा, प्लस 1 और 3 का गुणा करने पर -3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 9, और ये -5 है तो 9 हो गया, ये प्लस में है। 5 3 8 1 9 माइनस में हो गया, और ये 0 के बराबर हो रहा है। चूँकि ये 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या रखा था, x बराबर -1 रखा था, -1 इधर आने के बाद +1 हो जाएगा। तो x + 1 px का गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक, मतलब इसको x + 1 से भाग देना होगा, px को भाग, हाँ, भाग देने पर तो भाग देना होगा, और भाग देने के बाद ही हमें यहाँ पे मिल पाएगा वो हिस्सा जिसकी हमें आवश्यकता है। x + 1 से भाग दे रहे हैं किसमें, x³ और -3x² -9x -5 में, और भाग दे देते हैं कितनी बार जाएगा, और इस हिस्से को ऊपर लिखते हैं। x² बार जाएगा, x³ आएगा, और यहाँ पे +x² आ जाएगा। ये माइनस होकर ये कट जाएगा, और ये दोनों लोग माइनस में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। ये 3 माइनस में है, यहाँ पे 1 अब माइनस में हो गया, दोनों लोग माइनस में, तो -4x² हो जाएगा, -9x -5 दिखाई दे रहा है, -4x बार जाएगा, -4x बार, -4x² आ जाएगा, -4x जब 1 में गुणा करेंगे तो -4x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस में है और 4 क्या हो गया, अब प्लस में हो गया, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, घटेंगे। 9 में से 4 जाने पर हमको 5x मिलेगा, 9 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, और ये -5 है, और ये -5 बार ही जा सकता है आपके बाद, तो ताकि यहाँ पे -5x आ जाए, और यहाँ पे -5 आ जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और आखिरकार आपको 0 मिल गया। जब आपको 0 मिल गया तो आपको ये जो हिस्सा मिला हुआ है x² - 4x - 5, ये क्या है, एक और बहुपद है, द्विघात बहुपद, जिसका हमको फैक्टराइजेशन करना है ताकि आपको और 2 शून्यक प्राप्त हो सके। एक तो शून्यक ये हो चुका है, जैसे ये कट गया था, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा है कि इसका गुणनखंड हो गया, तो इससे 2 गुणनखंड और प्राप्त हो सकते हैं। तो गुणा करने पे 5 मिल जाए, जोड़ने पर 4 मिल जाए, ऐसे 2 गिनती बतानी है, तो 5 का नाम 5, x² -5x करेंगे, प्लस 4 नहीं 1 करना है, हमें 1x करना है, 5 करना 5 में से 1 घटाने पर 4, 5 करना 5 -5। देखिए यहाँ पे -5 है, ये +1 है, तो माइनस प्लस की वजह से घट जाएगा और -4 आ जाएगा, यानी कि ये काम सही है। x कॉमन लेने पर x -5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे +1 कॉमन लेने पर x -5 दिखाई दे रहा है, और x -5 यहाँ पे हो गया और x +1 यहाँ पे हो गया। तो आखिरकार आपका px बराबर क्या था, वो था x⁻³ -3x² -9x -5, और इसका फैक्टराइजेशन होकर के पहले तो ये मिला, एक ही वो हिस्सा मिला, दूसरा हिस्सा ये मिल गया x -5, तीसरा हिस्सा ये मिल गया x +1, और बस। 5वें का तीसरा प्रश्न, x³ + 13x² + 32x + 20, आखिर में जो अचर राशि मिल रही है वो 20 है, और 20 किससे करता है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। 6 गिनतियाँ हो रही है, 6 दुनिया 12 गिनतियाँ, टोटल क्या हो सकती हैं। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, +-1 रख सकते हैं, +-2 रख सकते हैं, +-4 रख सकते हैं, +-5 रख सकते हैं, +-10 भी आ सकता है, और +-20 भी आ सकता है। इतने लोग हो सकते हैं जो इसके शून्य बन जाएं, और उनसे फैक्टर इनका गुणनखंड 1 मिल जाए, ठीक है। और जितने गुणनखंड होंगे इसी के अंतर्गत होंगे, ये हो सकता है। फिलहाल शुरुआत करेंगे x बराबर +1 से। जब आप +1 रखेंगे तो ये px है, तो p1 रखेंगे, और यहाँ पे रखेंगे 1 की घात 3, और चूँकि हम देख रहे हैं कि सभी लोग प्लस में हैं और आप धनात्मक गिनतियाँ अगर यहाँ पे रखेंगे
तो आप कितना भी हल करेंगे एक बड़ी सी गिनती मिलेगी, ना कि कट के वो ख़त्म हो पाएंगे। तो +1 रख करके यहाँ पे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। -1 रख के भले चेक करें, तब हो सकता है ट्रायल। हर एक गिनती जो माइनस वाला टर्म दिया गया वही हम यहाँ पे रखेंगे, प्लस वाला रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो शून्य वो हो ही नहीं पाएगा, उसको ज़ीरो कर ही नहीं पाएगा। तो -1 ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं क्या चलता है। प्लस है 13 गुणते -1 की घाते 2 प्लस 32 गुणते -1 प्लस 20। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको -1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा +1 हो जाएगा, 13 का नाम 13 ही रहेगा वो। यहाँ पे 32 का नाम 32 -32 हो जाएगा और वहाँ पे +20 हो रहा है। 32 1 33 दोनों लोग माइनस में है, 33 हो गया और 20 13 33 प्लस 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +33 और 33 प्लस माइनस वाला जोड़कर कितना हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, +1 रख करते आप देखते थे यहाँ पे माइनस आपको मिलने वाला नहीं था, जोड़ने पर बड़ी सी गिनती मिल जाती, 0 नहीं मिल सकता था। इस स्थिति में आपको मिल गया है। अब चूंकि x बराबर -1 शून्य है तो x + 1 क्या होगा px का गुणनखंड होगा। जब ये गुणनखंड होगा तब हम x + 1 से उसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड है तब हम इसमें भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो मिलेगा वो एक द्विघात बहुपद होगा, जिसका फैक्टराइजेशन हमको दोबारा करना पड़ेगा। तो x + 1 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, x³ + 13x² + 32 x + 20 कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा, x³ + x², यहाँ पे माइनस ये कट गया, यहाँ पे मिल जाएगा 12x² प्लस 32x + 20 कितनी बार जाएगा 12x बार जाएगा, 12x², 12 का नाम 12x आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये वाला माइनस ये कट जाएगा। 32 में 12 घटाने पर 20x मिलेगा और प्लस 20 हो जाएगा। और कितनी बार जा रहा है +20 बार जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन इसका जो हमें एक और हिस्सा मिल रहा है, x² + 12x + 20। ठीक है, ये इसका गुणनखंड है तो इतना मिल गया। और हमको अब इसका गुणनखंड करना है, जो हमको एक मिला है बहुपद, तो और अच्छे से लिख लेते हैं। गुणा करने पर 20 मिल जाए, जोड़ने पर 12 मिल जाए, ऐसी गिनतियाँ होनी चाहिए। तो क्या मिलेगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 12, सही है। x² + 10x + 2x + 20, 10 दूनी 12, 10 दूनी 20। आगे वाले में x कॉमन लेंगे, x + 10 हो जाएगा, पीछे वाले में 2 कॉमन लेंगे, x + 10 ही बचेगा। x + 10 पूरा कॉमन हो गया और x + 2 इधर बच गया। और अगर आप px बराबर देखेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक तो ये मिल गया x + 1 जो आपको गुणनखंड पहले से मिला था। ठीक है, बाकी ये जो दोनों गुणनखंड हो गए, x + 10 वाला और x + 2 वाला। ठीक है, ये जो हो गया ये पूरा आपका फैक्टराइजेशन हो गया है। अगला जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये y के टर्म में है। तो बहुपद में आप ये py लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। +1 या फिर -1 रख करके, क्योंकि 1 के अलावा 2 और आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं py बराबर, और y की जो वैल्यू होगी +-1 के अलावा कुछ नहीं रख सकते। और p + 1 पे हम चेक करते हैं क्या होगा, 2 गुणते 1 की घाते 3 प्लस 1 की घाते 2 -2 गुणते 1 - 1। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 का नाम 2 अकेले मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, +2 -1 और ये दोनों कट जाएंगे, पूरा 0 हो जाएगा। एक और यहाँ पे y के बराबर जो आपको +1 लिया था, ठीक है, y बराबर +1 लेकर के जो आपने किया था जिसकी वजह से शून्य मिला, तो y माइनस +1 इधर आने के बाद -1 जो होगा वो py का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है।
जब पी वाई माइनस एक पी वाई का गुणनखंड है तो इससे पी वाई में भाग देने पर, ठीक है, पी वाई में आपको भाग देना है y माइनस एक से। जब आप भाग दे देंगे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। y माइनस एक से जब इसमें भाग देंगे 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 और 2y स्क्वायर बार ये जा रहा है, ठीक है, इतनी बार ही जाएगा और 2y क्यूब मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2y है माइनस 1 है, प्लस 3 बार जा रहा है 3y बार जा रहा है तो 3y स्क्वायर आ जाएगा। 3y से 3 एक में गुणा करेंगे 3y क्या हो जाएगा 3y माइनस 3y हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा। 3y में 2y घटाने पर 1y बचेगा और 3y बड़ा है इसलिए प्लस में रहेगा, माइनस 1 दिखाई दे रहा है, प्लस 1 टाइम जा रहा है, y माइनस 1 ही आ रहा है, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पूरा कट गया, 0 हो गया। इसका फैक्टराइजेशन करना भी बाकी है। 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 एक अन्नम 2 गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ने पर 3 मिल जाए। तो ऐसा करते हैं 2 प्लस 1 कर लेते हैं, 2 एक अन्नम 2, 2 एक 3 हो जाता है। तो 2y स्क्वायर प्लस 2y कर लो और प्लस y कर लो भाई, प्लस 1 कर लो, इतना तो हो गया। 2y 1y मिल करके 3y, आगे वाले में से 2y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 1 दिखाई देगा, ठीक है। इधर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 दिखाई देगा, y प्लस 1 इधर से पूरा कॉमन हो जाएगा और 2y प्लस 1 हो जाएगा। और पी वाई का जो फैक्टर गुणनखंड आपको चाहिए वो क्या मिल जाएगा, पहले तो ये मिल जाएगा y प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, यहाँ से y प्लस 1 मिल गया और यहाँ से 2y प्लस 1 मिल गया। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो इसके साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आई थिंक ये पूरी बातें समझ में आई होंगी और चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।